चलिए, अपने कौन सी डिवाइस चल रहे हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की अपनी कितनी क्लास हो चुकी हैं? 7 क्लास हो चुकी है। 8वीं क्लास आज स्टार्ट हो रही है, जिसमें अपना स्कैनर का फर्स्ट पार्ट हो चुका है। आज अपन उसका सेकंड पार्ट सीखेंगे, ठीक। और सेकंड पार्ट में अपन ये जानेंगे कि ये टेक्नोलॉजी के आधार पर, किसके आधार पर? टेक्नोलॉजी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य होता है। पिछले वीडियो में हमने लास्ट में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी लिया था कि कौन कौन से अपने टेक्नोलॉजी के आधार पे थे। तो उनमें से सबसे पहला अपना जो आता है वो है आपका MICR। एक एक से चर्चा करेंगे अपन सभी स्कैनर पर, और साथ में ये जानेंगे ये किस प्रकार का स्कैनर होता है, इसका यूज क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, ठीक। तो साथ में अपन क्वेश्चन भी देखेंगे। सबसे पहला इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इसका फुल फॉर्म बनता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये इसका फुल फॉर्म है, कई बार पूछा गया है कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ कभी रीडर आ जाता है, कभी रिकॉग्नाइजेशन आ जाता है, ऐसे ही कैरेक्टर ये कोड कर देता है, कंप्यूटर कर देता है, सेंटर कर देता है, सेंट्रलाइज कर देता है। ये इसका एक्यूरेट फुल फॉर्म होता है। रिकॉग्नाइज इसलिए आता है क्योंकि इस पे जो लिखा रहता है, जो इस पे कैरेक्टर लिखे रहते हैं, जो कोड लिखा रहता है, उसे पहचानने का कार्य करता है। क्या करता है? पहचानने का कार्य करता है। और मैग्नेटिक इंक इसलिए आती है क्योंकि एक विशेष प्रकार की इंक होती है जो कॉस्टली आती है, इतनी आसान नहीं आती है, यही कॉस्टली होती है, जो चुंबकीय स्याही बोलते हैं अपन इसको। इसमें जितने भी कैरेक्टर या उसके कोड होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, और ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिसके माध्यम से जो मैग्नेटिक इंक में कैरेक्टर लिखे गए हैं उनको पहचानने का कार्य करता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। और इनपुट डिवाइस में किस प्रकार का स्कैनर है? ये सीट स्कैनर है, ध्यान रखना आप। पिछले हमने अपना टाइप पढ़े थे तो उसमें ये कौन सी टाइप का है? सीट स्कैनर होता है। इसका जो यूज होता है वह बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? बैंकिंग क्षेत्र में इसका जो यूज होता है। और किसके लिए यूज होता है? चेक या बैंक ड्राफ्ट। जो चेक होता है अपना, जो बैंक ड्राफ्ट होता है, उस पर एक इस विशेष प्रकार की स्याही जो अपना भी बताया था मैग्नेटिक की होती है, उसके नीचे एक कोड नंबर लिखा रहता है। उस कोड को रिकॉग्नाइजेशन करने का कार्य MICR करता है। क्लियर? तो MICR का जो यूज होता है ना, वो मैग्नेटिक इंक में किसी भी चेक या बैंक ड्राफ्ट के नीचे लिखे गए एक स्पेशल कैरेक्टर या कोड को रिकॉग्नाइजेशन अर्थात पहचानने के लिए यूज किया जाता है। उसे क्या कहते हैं अपन? MICR कहते हैं। क्लियर? और अपन आगे देखते हैं। MICR के माध्यम से जो चेक पे जो नीचे कोड या कैरेक्टर लिखा रहता है, तो जो चेक होता है ना, चेक पर 9 नंबर का एक कोड रहता है, कोड होता है जो चेक के प्रमाणीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं अपन ऑथेंसिटी या ऑथेंटिटी भी होता है, जो उसको प्रमाणीकरण करने के लिए, जो उसको पहचान करने के लिए यूज किया जाता है।
किया जाता है। अब क्या होता है, जो चेक पर जो नीचे जो डिजिट लिखे रहते हैं वो मोस्टली कितने नंबर का होता है, 9 डिजिट का होता है। जैसे कोई भी अपन लिख सकते हैं डिजिट, मैंने मन से लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक 9 डिजिट का कोड है। ये अपन ने वैसे ही लिखा है, रियल कोड नहीं है, रियल कोड तो चेक के नीचे लिखा रहता है। अब ये जो कोड है ना, इस कोड को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। स्टार्टिंग के 3 डिजिट, बीच के 3 डिजिट और लास्ट के 3 डिजिट। तो स्टार्टिंग के 1 2 3, स्टार्टिंग के जो 3 डिजिट होते हैं, जो अपन को चेक मिला है वो चेक बताता है कि ये बैंक कौन से शहर की है। शहर का नाम, शहर का नाम, कौन से शहर का ये चेक। फिर जो बीच के जो 3 होते हैं ये बताते हैं बैंक का कोड, बैंक का कोड। इससे अपन को ये पता चलता है ये जो चेक है वो कौन सी बैंक का है। अभी आप बोलोगे कि सर वो तो चेक पर भी बैंक लिखी रहती है, तो ये जो चेक रहता है, जो MICR रहता है ना, एक प्रकार से फ्रॉडपन को रोकने के लिए भी यूज होता है। अभी आपने डुप्लीकेट चेक बनवा लिया तो चेक पे बैंक का नाम भी होगा, एक कोड भी होगा। अब अगर आप बैंक जो चेक पे बैंक का नाम लिखा है उसके आधार पर आप उसे प्रोसेस करोगे तो आपको फिर पता ही नहीं लग पाएगा कि ये चेक ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, या ये चेक पहले कहीं लग तो नहीं चुका। तो जैसे ही अपन इसके कोड को डालते हैं तो जो बैंक का जो शहर का नाम आ रहा है और जो चेक पर बैंक का शहर का नाम लिखा है वो मैचिंग हो जाती है, तब ये चेक वेरीफाई हो जाता है। क्या हो जाता है, चेक वेरीफाई हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा अपन कोई भी चेक बैंक में जमा करते हैं तो तुरंत उसको वो बैंक वाले नहीं रखते, वो बोलते 2 दिन बाद इसका पेमेंट करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे। एक चेक बॉक्स रखा था उसमें डाल देते हैं अपन जाकर। तो वो क्यों करते हैं, वो ये वेरीफाई करने के लिए ही यूज होता है। और लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ये बैंक ब्रांच के कोड को बताते हैं, बैंक ब्रांच कोड। क्योंकि एक शहर में एक बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांच हो सकती हैं और होती भी हैं। जैसे SBI की देखे जाए तो 2-3 ब्रांचें अपने हैं, HDFC की दे 2-3 ब्रांच हैं। तो एक ही शहर है, एक ही बैंक है, लेकिन ब्रांच उसकी एक से ज़्यादा है। तो ये जो बैंक या चेक के नीचे कोड लिखा रहता है, इसके माध्यम से चेक को वेरीफाई किया जाता है, चेक को प्रमाणीकरण किया जाता है कि ये चेक ओरिजिनल है कि नकली है। इससे अपन फ्रॉडपन से बच सकते हैं, अन्यथा आप कोई भी आपको डुप्लीकेट चेक बना के दे सकता है। क्लियर। तो ये होता है चेक का कोड। थोड़ी सी और जानकारी अपन देखेंगे कि ये जो चेक होता है, अब ये तो सही में आ गया कि ये जो शहर का नाम हो गया, बैंक का नाम हो गया, बैंक ब्रांच का कोड हो गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी बैंक किसी भी बैंक के चेक के पैसे का पेमेंट कर देती है। आप दूसरी बैंक का चेक लेकर आए, सपोज करो आपका SBI का चेक था और आपका जो अकाउंट है वो HDFC में है या किसी दूसरी बैंक में, पंजाब में बैंक में है, आपने उसमें लगा दिया, तो वो जो बैंक दूसरी है पंजाब बैंक SBI को पेमेंट क्यों करेगी, सोचने वाली बात है। लेकिन वर्तमान में कोई भी बैंक किसी भी बैंक का पेमेंट कर रही है। तो इसमें एक सर्विस यूज की जाती है जिसे बोलती है ECS। क्या बोलती है, ECS। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसमें क्या करते हैं कि जो सर्विस होती है बैंकों की, वो चेकों को आपस में आदान प्रदान कर लेती है। आज आपको पेमेंट कर दिया और जिस बैंक का चेक था उसको फॉरवर्ड कर दिया, वहाँ से वो उस बैंक को पेमेंट करती है और बैंक
आपको पेमेंट करती है। ऐसे ही हर बैंक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज आप उस बैंक ने उस बैंक का पेमेंट किया तो कल वो बैंक भी उस बैंक का पेमेंट कर देगी। ये जो बैंक आपस में मिलकर चेक को क्लियर करती हैं, इस सर्विस को ही बोलते हैं ECS, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। क्लियर? तो ये होता है अपना MICR। इसमें चेक को लगा दिया जाता है, चेक पे लेजर लाइट पड़ती है जिसके माध्यम से स्कैन होता है और इस चेक की समस्त जानकारी कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो जाती है एक फॉर्मेट में, जिसमें फॉर्मेट में पहले किसका नाम शो होता है? बैंक शहर का नाम, दूसरा बैंक का नाम और तीसरा किसका शो होता है? बैंक ब्रांच का नाम शो होता है। क्लियर? तो थोड़ा सा रिव्यू करेंगे फिर अपन दूसरा देखेंगे। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में कैसा? स्कैनर है। कौन सा स्कैनर है? सीट स्कैनर है। और आपको बताया गया था पिछली क्लास में, जितने भी स्कैनर होते हैं जो स्कैन करके डेटा को किस फॉर्मेट में करते हैं? डिजिटल फॉर्मेट में करते हैं। किस फॉर्मेट में करते हैं? डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने का कार्य करते हैं। ठीक है? इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? तो बैंकिंग क्षेत्र में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? चेक या बैंक ड्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है। चेक पर कितने डिजिट का कोड लिखा रहता है? 9 डिजिट का लिखा रहता है। किस में लिखा रहता है? मैग्नेटिक इंक में लिखा रहता है। किस में लिखा रहता है? मैग्नेटिक इंक में। और ये जो कोड होता है वो किसको बताता है? चेक को वेरीफाई करने के लिए, चेक की सत्यता को प्रमाणीकरण करने के लिए, ऑथेंटिसिटी करने के लिए इसका यूज होता है। इसमें जो 9 डिजिट रहते हैं वो स्टार्टिंग 3 शहर के नाम, बीच के 3 बैंक का नाम और लास्ट के 3 बैंक ब्रांच के कोड को दर्शाते हैं। क्लियर? सही में आ गया? चलो नोट कर लो आप। हाँ जी, ये सही में आ गया आपको? कुछ पूछना तो नहीं है? चलिए, इसके बाद अपन पढ़ते हैं दूसरा डिवाइस है अपना OMR। ये बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इससे देखते हैं अपन कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा अपना डिवाइस आता है OMR। तो OMR भी एक स्कैनर है, क्योंकि अपना टॉपिक भी कौन सा चल रहा है? स्कैनर ही चल रहे हैं। आज जितने भी अपन पढ़ेंगे वो सब क्या होंगे? स्कैनर होंगे। तो इसका भी फुल फॉर्म देखते हैं अपन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ध्यान रखना यहाँ पर रीडर आया है। क्या आया है? यहाँ पर रीडर आया है। और दूसरी बात, ये ऑप्टिकल के माध्यम से, ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। और प्रकाश हमेशा किसके रूप में रहता है? लेजर के रूप में रहता है। और अब ये क्या करने का काम करेगा? रीड। किसको रीड करेगा? जो आपने मार्क किया हुआ है उसको रीड करने का कार्य करता है। ठीक है? अब ये किस प्रकार के डेटा को चेक करता है? तो ये जो अपनी एग्जाम की आंसर शीट होती है, देखिए आपने एग्जाम की आंसर शीट होती है। आंसर शीट कौन सी वाली? MCQ। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाली होती है, जो आंसर शीट होती है, उसमें जो आपके ऑप्शनल रहते हैं, 4 गोले रहते हैं आपके में, इनको रीड करने का कार्य करता है कि इन चारों ऑप्शन में से आपने किसको मार्क किया है, उसको लेजर के माध्यम से रीड करने का कार्य कौन करता है? OMR करता है। और जिन सीट पर ये 4 ऑप्शंस रहते हैं उसे बोलते हैं OMR आंसर सीट। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं उनको रीड करने का कार्य करता है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन कि ये कैसे पता लगा लेता है कि इसमें से कौन सा आंसर है, या कैसे इसमें से डेटा को रीड करने का कार्य करता है। नॉर्मली क्वेश्चन तो इसका फुल फॉर्म बनता है। दूसरा, किस कॉन्सेप्ट बेस पर कार्य करता है? लेजर के माध्यम से कार्य करता है। और ध्यान रखना, ये चीज़ आपको बहुत पहले भी पढ़ा दी गई कि जिन चीज़ों में लेज़र होती है
वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन होता है। आपको इनपुट डिवाइस में माउस में भी पढ़ाया गया, जहाँ पर लेज़र होती है वहाँ पर लाइट रिफ्लेक्शन होता है। और लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है? प्रकाश परावर्तन का सिद्धांत। तो सुनिए, अब ये चीज़ अपने 4 गोले होते हैं, तुमको सलाह दी जाती है कि इन चारों में से किसी एक गोले को भरना है, वो भी संपूर्ण भरना है। ऐसा नहीं कि आधा भर दिया आधा खाली छोड़ दिया, आपको इन चारों में से किसी एक को भरना है। ये इसका सिद्धांत होता है चेक करने का। तो मैंने किसी एक को फिल कर दिया, तो अब एक को फिल कर दिया। अब ये किस कॉन्सेप्ट बेस पे कार्य करता है वो सुनो। आपको एक सलाह दी जाती है गर्मियों में कि ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सफ़ेद वाइट कपड़े कोई भी पहन सकता है। ब्लैक क्यों नहीं? क्योंकि ये गर्मी को क्या करते हैं? अवशोषित करें, ऑब्जर्व करते हैं, जिससे कपड़े गर्म हो जाते हैं तो अपन को गर्मी ज़्यादा लगती है, और वाइट चीज़ में रिफ्लेक्ट ज़्यादा होता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर चलती है। जैसे ही अपन ऑप्शन में से किसी एक को गोला भर देते हैं, तो फिर अपन क्या करते हैं? OMR स्कैनर के माध्यम से इसकी आंसर शीट को चेक करते हैं। और यह भी एक सीट स्कैनर होता है, ध्यान रखना है, यह भी एक सीट स्कैनर होता है, ये ध्यान देना आप, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा सीट स्कैनर है, कौन सा सीट स्कैनर नहीं है। अब सुनो, जैसे ही अपन ने इस सीट को OMR आंसर सीट को OMR स्कैनर में लगा दिया, तब OMR स्कैनर के माध्यम से इसमें से क्या निकलेंगी? लेज़र निकलेंगी, और किस पर पड़ेंगी? सीट पर पड़ेंगी। क्लियर? अब सीट पर कितने गोले बने हुए हैं? 4 बने हुए हैं। इन चारों गोलों पर जैसे ही लेज़र लाइट पड़ेगी, तो जो ऑप्शन आपने पूरा ब्लैक किया हुआ है वो थोड़ा उसको ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। बाकी के नहीं भरे तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट करेंगे। तब इन तीनों का रिफ्लेक्ट टाइम तो सेम होगा, इसका थोड़ा डिले होगा, ये लेस टाइम में यूज होगा। तो जो डिले है वही आपका आंसर है, जो डिले है वही आपका क्या होता है? आंसर मान लिया जाता है आपका, ना कि सीट का। मतलब जो रियल आंसर है वो आपने जो टिक किया है वो कौन सा है? वो ये है। क्लियर? तो ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। लाइट का रिफ्लेक्ट कितने टाइम बाद हो रहा है या लेस टाइम में किसका हो रहा है, वही आपका आंसर माना जाता है। तो ये सिद्धांत होता है किसका? OMR का। कौन सा सिद्धांत होता है? ये वाला। अब इसी सिद्धांत पर आपने देखा होगा, अगर आपने 2 गोले भर दिए, मान के चलो कि आपने 1 गोला और भर दिया, अब क्या होगा? अब 2 ऑप्शन से लेस टाइम आएगा। जो रिफ्लेक्टिव टाइम होगा, जो रिफ्लेक्टिव कम टाइम वाला होगा, उसमें कितने ऑप्शन होंगे? 2 होंगे। इस स्थिति में वो उस क्वेश्चन को ही क्या कर देगा? निगलेक्ट कर देगा, हटा देगा, उसका आंसर नहीं मानेगा। या आपने कभी गोला आधा भर दिया, तो आधे भरने से क्या होगा? आधे से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे कि भाई मैं क्वेश्चन तो पूरे करके आया था, गोले भी पूरे भर के आया, लेकिन मेरे नंबर बहुत कम आए। तुमने प्रॉपर गोले को नहीं भरा। OMR आंसर शीट पे भी लिखा रहता है कि आपको जो ऑप्शन वाला जो गोला है वो कंप्लीट भरना है। जिन टीचरों की ड्यूटी लगती है वो भी आपसे बोलते हैं कि इनको गोले को कंप्लीट भरना है। उसका यही रीजन होता है। आप कितना भी पेपर अच्छा करके आओ, अगर आपने आंसर सही से फिल नहीं किया है, सही से गोला नहीं किया है, तब वो आपका नंबर काउंट नहीं होता है। फिर कहते हैं हमारे नंबर कम आ गए। वैसे तो अब ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत ही नहीं, अब तो अपन अपना आंसर भी चेंज कर लेते हैं। तो पहले गोले बनने का सिस्टम था, आंसर शीट फट जाती थी क्योंकि अपन लगे रहते थे, कभी अपन से गलत हो गया तो वो तो फिल हो गया, तो अपन मिटालते रहते पेन से या किसी से इरेज करते तो आंसर शीट फट जाती। उससे बहुत सारी असुविधाएं होती, जिनको दूर करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम चालू हो गया।
क्लियर, ये OMR होता है। क्लियर, अब OMR के बाद आता है अपना तीसरे नंबर का आता है OCR। कौन सा आता है? OCR आता है। और ये जो OCR होता है ना, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा चर्चित में रहता है। तो इसमें भी ऑप्टिकल आता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आपको विशेष ये बात ध्यान देनी है, दो ऐसे डिवाइस हैं MICR स्कैनर, OCR स्कैनर, जिनमें रीडर के स्थान पर क्या लगकर आता है? रिकॉग्नाइजेशन लगकर आता है। क्या लगकर आता है? रिकॉग्नाइजेशन लगकर आता है। और रिकॉग्नाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? पहचानना। अब सुनिए, इस डिवाइस का जो यूज होता है वो क्या होता है? ये फ्यूचर में आपकी जॉब खा जाएगा। जो भी टाइपिंग की जॉब होती है ना, वो ये गड़बड़ कर देगा। इसमें क्या होता है, जैसे अभी मुझे आपसे पेपर टाइप करवाना है, तो मैंने क्या किया, आपको 10 बुक ला के दे दी, 2 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 3 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, 4 क्वेश्चन इसमें से करने हैं, और आपने बोला कि सर मैं घर पे जाके कर लूँगा। तो आप उन 10 बुकों के बंडल को लेकर जाओगे कि नहीं जाओगे? एक बुक से टाइप करोगे, एक बुक को हो जाएगा, फिर दूसरी बुक से टाइप करोगे, फिर तीसरी बुक से टाइप करोगे, फिर चौथी बुक से टाइप करोगे, काफ़ी आपको टाइम लगेगा। और टाइम लगने के साथ साथ में आप उसको डेटा को भी एडजस्ट करोगे, तो बहुत टाइम लगने वाला है। लेकिन उस सारी समस्या को OCR ने ख़त्म कर दिया। OCR क्या होता है कि आपने जो भी टेक्स्ट लिखी हुई है, हैंड रिटन टेक्स्ट हो, टाइपिंग टेक्स्ट हो, इमेज टेक्स्ट हो, उन सभी को पहचान लेता है कि इसमें लिखा क्या है, और उसे कंप्यूटर में मशीन रीडेबल बनाता है, कंप्यूटर में एडिटेबल बनाता है, और उसे ऑटोमेटिक टाइप कर देता है। किस तरीके से, वो सुनो। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान चलो मैंने अभी आपको 10 बुक दी, आपको कुछ नहीं करना है, उन क्वेश्चनों के फोटो क्लिक करने हैं। क्या करने हैं? जो जो क्वेश्चन आपने टाइप करने थे, आपने फोटो क्लिक कर लिए। अब वो टेक्स्ट इमेज बन गई। क्या बन गई? वो टेक्स्ट इमेज बन गई। तब ये क्या हो गई? टेक्स्ट इमेज हो गई। या आपने जो लिख के रखा है वो कौन सी हो गई? हैंड रिटन हो गई। कौन सी हो गई? हैंड रिटन हो गई। तो आपको क्या करना है, उन फोटोओं को क्लिक करने के बाद OCR के माध्यम से कन्वर्ट करना है। किसमें? डिजिटल टेक्स्ट में। किसमें करना है? डिजिटल टेक्स्ट में। और डिजिटल टेक्स्ट को मैंने आपको पहले भी बताया था, ये एडिटेबल होती है। एडिटेबल मतलब जिसे अपन कंप्यूटर में एडिट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताई थी कि समस्त स्कैनर का भी काम यही होता है कि समस्त प्रकार की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल कॉपी में कन्वर्ट करके इसे एडिट बनाने के लिए। तो ये कौन सी बन गई? डिजिटल टेक्स्ट बन गई, एडिटेबल टेक्स्ट हो गई, या अपन कह सकते हैं मशीन रीडेबल टेक्स्ट हो गई। कौन सी हो गई? मशीन रीडेबल टेक्स्ट हो गई। आपको 5 मिनट के अंदर आपने सारा जो टेक्स्ट इमेज लिए थे या फोटो टेक्स्ट लिया था, वो सब किस में कन्वर्ट हो गया? कंप्यूटर में जाकर स्टोर हो गया। जैसे वो टाइपिंग करते हैं ना, वैसे ही डिक्टो टाइप हो जाता है। वो किसके माध्यम से होता है? ऑप्टिकल के माध्यम से होता है। अब किस तरीके से होता है वो सुनो। इसमें भी आधे से ज़्यादा इसका ही सिद्धांत लिया जाता है। आपने जैसे ही फोटो क्लिक किया, तो जो फोटो में लिखा था, जैसे मेरे पास पेपर है या कोई बुक है, मैंने उसका फोटो क्लिक कर लिया। अब फोटो को टेक्स्ट दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? जैसे आप भी किसी दिन पढ़ने नहीं आते हो तो आप उसका फोटो क्लिक कर लेते हो। अब आपने उस फोटो को जैसे ही OCR में लगाओगे, जैसे ही OCR पर अपलोड करोगे, ये OCR ध्यान रखना एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। जैसे ही अपलोड करोगे,
फिर क्या इस पे आएगी, ऑप्टिकल, ऑप्टिकल मतलब लेज़र, क्या आएगी, लेज़र। और लेज़र किसको पहचानेगी, कैरेक्टर को, किसको पहचानेगी, पहचान कर और कंप्यूटर में स्टोर कर देगी, कंप्यूटर में स्टोर कर देगी। और जैसे कंप्यूटर में स्टोर हो गया, अब क्या है, आप उसकी पीडीएफ बनाओ, प्रिंट दो, या उसमें जो भी चीज़ चेंजिंग कर सकते हो। तो मैं क्यों रखूं टाइपिस्ट, जहाँ 10 लोग मेरे पेपरों को टाइप कर रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, मेरे को बढ़िया है, मैं सब में OCR रखूंगा, फोटो क्लिक करूंगा सभी के, अपलोड करूंगा, तुरंत क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो फिर टाइपिस्ट का काम क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो टाइपिस्ट की जॉब खतरे में आ जाएगी। अभी इसलिए आप लोगों से कहते हैं टाइपिंग कर लो, जॉब पा लो, लेकिन जिस दिन घर घर OCR आ गया ना, उस दिन कोई नहीं पूछेगा तुम्हें कि तुम्हें टाइपिंग आती है कि नहीं आती, तुमको रखना है कि, जैसे पहले सुना तुमने कि सर पहले फाइल रखने के लिए ऑफिसों में काम होते थे कि फाइल रखने के लिए हमको रख लो, तो जो भी व्यक्ति फाइल वगैरह रखने के लिए काम में रख लिए जाते थे, उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब मिल जाती। लेकिन जिस दिन से कंप्यूटर आया, उनकी जॉब खतरे में चली गई। फाइलें सब किस में स्टोर होने लगी, कंप्यूटर में होने लगी। अब कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए तुम लोगों को रखा जाता है टाइपिंग वगैरह करने के लिए, लेकिन अब ऐसे जो सॉफ्टवेयर बनेंगे OCR जैसे, तो तुम लोगों की जॉब को खाते जाएंगे। और कंप्यूटर की एक खासियत है, कंप्यूटर जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो किसी न किसी की जॉब को लेकर जाती है। आपने देखा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम आया, बहुत सारे कैशियरों की जॉब चली गई। ईमेल आया, पोस्टमैन की जॉब चली गई। जब भी कंप्यूटर का कोई भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी, किसी न किसी की जॉब खाएगी। AI आ गया, बहुत सारों की जॉब चली गई। रोबोट आ रहा है, पता नहीं किन किन लोगों की जॉब जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी है, क्लियर, जो क्या करती है, किसी भी हैंड रिटन टेक्स्ट को, इमेज टेक्स्ट को, फोटो टेक्स्ट को डायरेक्ट डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है, जिससे मशीन उसे रीड कर सकती है। क्लियर, चलिए तो देख लो, यहां से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो फिर अपन आगे चलते हैं। इसको नोट कर लो आप, नोट हो गया, रिव्यू करना है। चलो क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं फास्ट। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइजेशन मत लगा देना। किसको चेक करता है, OMR एग्जाम की आंसर शीट को चेक करता है। किस सिद्धांत पर करता है, लाइट रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस प्रकार करता है, जिस ऑप्शन का, जिस गोले का टाइम रिफ्लेक्ट का लेस होता है, डिले होता है, वही आंसर माना जाता है। OCR का ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी कैरेक्टर इमेज को, टेक्स्ट इमेज को, हैंड रिटन इमेज को, फोटो इमेज को डिजिटल टेक्स्ट में, सॉफ्ट टेक्स्ट में, एडिटेबल टेक्स्ट में, मशीन रीडेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हम अपना टाइपिंग करने से बचते हैं और हम कम समय में ज़्यादा टेक्स्ट को कन्वर्ट करके उसे अपने यूज में ले सकते हैं। ठीक, चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट ECR। इसके बाद आता है आपका ECR। और आप लोगों ने सुना होगा कि वैसे तो कम बहुत सारे फुल फॉर्म होते हैं ECR के, लेकिन कंप्यूटर की अगर अपन बात करें जो अपना यूजेबल होता है, तीसरे नंबर पर OCR था आपका, फोर्थ नंबर पर ECR। ECR सुनिए, अब ECR होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। सिंपल सी बात है, कोई भी जो कार्ड होते हैं उनको रीड करने का कार्य करता है ये स्कैनर। ये है भी एक इनपुट स्कैनर डिवाइस होता है। ये तो कॉमन पॉइंट है जो सभी में चल रहा है, ठीक है। अब ये जो ECR है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता है। इसे अपन केवल कार्ड रीडर भी कह सकते हैं।
इसे अपन एसडी कार्ड रीडर भी कह सकते हैं। एसडी कार्ड रीडर भी कह सकते हैं। वर्तमान में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित स्कैनर है और आने वाले समय में इसका यूज हम घरों में भी करेंगे। किस प्रकार करेंगे वो देखिए। इस स्कैनर में क्या होता है, अपने पास एक कार्ड होता है। क्या होता है? जैसे डेबिट कार्ड, देखा है ना डेबिट कार्ड, हाँ। क्रेडिट कार्ड जो एटीएम में अपन यूज करते हैं होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईडी कार्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, पासपोर्ट कार्ड होता है एक तरीके से, लेकिन ये सब ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, और मेमोरी कार्ड होता है। ये जो समस्त कार्ड होते हैं उनको ही कहते हैं अपन ईसीआर कार्ड। क्या कहते हैं? ईसीआर कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। अब ईसीआर एक स्कैनर होता है जो ईसीआर कार्ड को क्या करता है? रीड करने का कार्य करता है। बात करते हैं अपन डेबिट क्रेडिट कार्ड की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेबिट कार्ड होता है, जो क्रेडिट कार्ड होता है, जिसे अपन अपनी भाषा में कॉमन शब्दों में एटीएम कार्ड कह देते हैं। भाई एटीएम है क्या? वैसे एटीएम बोलना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि एटीएम तो मशीन होती है। इसका सही नाम होता है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। दोनों अलग अलग होते हैं कि ऐसे मत कर देना कोई भी कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास डेबिट कार्ड है। जो डेबिट होगा वो डेबिट होगा, जो क्रेडिट होगा वो क्रेडिट होगा, और दोनों का मीन्स आपको पता ही होगा, तो अपन इस टॉपिक को यहाँ नहीं छिड़ रहे। तो ये जो कार्ड होते हैं इसमें आपने देखा होगा पीछे एक ब्लैक कलर की पट्टी चिपकी रहती है, उसे अपन मैग्नेटिक टेप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप। इसी टेप में आपकी जानकारी स्टोर रहती है। क्या क्या जानकारी स्टोर रहती है? आपकी बैंक की स्टोर रहेगी जानकारी, बैंक में अकाउंट की रहेगी, और अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे पैसों, सबकी जानकारी स्टोर रहती है। आप जैसे ही अपने डेबिट कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को ईसीआर मशीन में लगाते हो, तो ईसीआर मशीन किससे कार्य करती है? इलेक्ट्रॉनिक से। आपने देखा होगा कभी एटीएम से पैसे निकालना, अचानक लाइट चली है, पैसे फंसे आएंगे, आपके निकल नहीं सकते। इसलिए मोस्टली जहाँ भी एटीएम कार्ड लगे रहते हैं वहाँ पर इन्वर्टर लगा रहता है, जो भी जनरेटर होता है वो लगा रहता है। अन्यथा कई बार ऐसा हुआ है कि पैसे निकाले, लाइट चली गई, आधा पैसा आ गया, आधा रह गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, फंस जाता है, लाइट आती फिर तुरंत निकलने लगती है वो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से क्या करता है, ये जो डेबिट जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उसके पीछे की जो जानकारी होती है उसको रीड करता है। रीड करके फिर उसकी पहचान स्थापित करता है, वेरीफाई करता है, और वेरीफाई होने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन पर आपका इंटरफेस जोड़कर सारी जानकारी क्या कर देता है? वो शो कर देता है। क्लियर? आप लोगों ने देखा भी होगा जब एटीएम लगाते हैं तब वो कहता है कि आपको डोंट रिमूव एटीएम कार्ड, प्रोसेसिंग चल रही है, ऐसा कुछ लिखकर आता है। वो इसलिए मना करता है, वह आपकी पहचान को स्थापित करने का कार्य करता है बैंक से। और जब आपके एटीएम कार्ड की जानकारी बैंक से डायरेक्ट संपर्क स्थापित हो जाती है, कनेक्ट हो जाती, वेरीफाई हो जाती है, फिर आपको उसको एक्सेस परमिशन देता है। एक्सेस परमिशन में भी फिर आपका एक पिन नंबर वगैरह होता है, वो आप जो ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो उसमें डालते हो, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन वो किस मशीन के द्वारा जानकारी रीड की गई? ईसीआर। ऐसे ही आईडी कार्ड होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें आपका एक आईडी कार्ड बना दिया जाता है। अब जैसे ही आपको जाना है, आपने आईडी कार्ड टच किया, एक स्क्रीन लगी रहती है, जैसे अपन अटेंडेंस लगाते हैं उसी तरीके से रहती है। आपने आईडी कार्ड टच किया, वो टच हो गया, उसने जानकारी स्कैन कर ली, आप अंदर जाओ, आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। जैसे ही बाहर आ गए तब आपने किया। ऐसे ही आपके जो कहते हैं पासपोर्ट बनते हैं, जैसे बैंकों के उसके रहते हैं, सॉरी मेट्रो ट्रेन वगैरह के रहती है, जो पास बनवाते हो आप, तो उसमें भी ऐसे एक छोटा सा कार्ड दिया जाता है,
अपने वॉलेट में रखो, आपने जैसे ही टच किया वो गेट खुल जाता है, बंद हो जाता है, और जो भी पैसा आपको डिडक्ट होता है वो इससे हो जाता है। यही जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं वो उनमें यूज होने लगा है। आप किसी भी मरीज को, पेशेंट को लेकर जाओगे तो आपको बिल नहीं देते वो लोग, आपको डायरेक्ट आपको पहले कार्ड बनाया जाता है एडमिट होने के, आपको जो भी उनकी अमाउंट रहता है 10,000, 15,000, 20,000 पहले आपसे जमा करवा लिए जाते हैं, उस कार्ड में ही जमा हो जाती है। अब आपको किसी भी मेडिकल वाले से दवा लेने जानी है या डॉक्टर की फीस भरनी, कुछ नहीं देना, आपको कार्ड देना है। जैसे ही वो कार्ड को टच करेंगे जितनी दवाई का जो भी पैसा होगा वो कट जाएगा, कार्ड आपको वापस कर दिया जाता है। तो इस तरीके जो कार्ड होते हैं जो रीड किए जा रहे हैं वो कौन से कार्ड होते हैं? ECR कार्ड के माध्यम से ECR स्कैनर में लगाकर अपने समस्त जानकारी को एक्सेस कर लेते हैं। ऐसे ही पासपोर्ट आ रहे हैं, ऐसे ही अपने मेमोरी कार्ड होते हैं। अपने मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में अपने लगाए, कार्ड रीडर आता है, आपने छोटा सा देखा हुआ, उसमें चिप लगाओ, कंप्यूटर में लगाओ और वो सारी जानकारी कंप्यूटर में अपन एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही अभी अपने जो गेट वगैरह आ रहे हैं, जो लॉकिंग बार यार, उसमें भी कार्ड वाले आ रहे हैं, जो इस अपन बोलते हैं स्मार्ट गेट लगवा रहे हैं अपन घरों में। गेट लगवा दो, पता ही नहीं चलेगा दीवार है कि गेट है। छोटा सा कार्ड आता है, बगल से उसकी एक स्क्रीन लगी रहती है, उसमें उस कार्ड को टच करो, वो जानकारी ले लेगा और गेट ऑटोमेटिक खुल जाएगा। और कभी नहीं खुला तो बस बंद हो गया, कार्ड खो गया तो दिक्कत हो गई। तो ये जितने भी जो मशीनें आ रही हैं, जो ECR मशीनें होती हैं, जो इन कार्डों की जानकारी को क्या करने का काम करती हैं? रीड करके, वेरीफाई करके आपका उससे इंटरफेस जोड़ने का कार्य करती हैं। आने वाले समय में इसका बहुत यूज आ जाएगा। अभी नॉर्मली अपन इनसे थोड़ा दूर है, क्योंकि अपन लो फैमिली या मिडिल फैमिली से बात करते हैं। अगर हाई फैमिली होती हैं, जो हाई प्रोफाइल वाली होती हैं, उनके यहाँ अभी भी ये चीज़ें यूज होती हैं, अभी भी ये यूज होती हैं। आपने देखा वो कार्ड स्वैप की मशीन आती है, कार्ड लगाओ, स्वैप करो, हो गया आपका काम। तो ये जो अपन कार्ड बोलते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन जो कोई चीज़ खरीदना, बेचना, कुछ भी करना है तो उसको बोलते हैं POS, पॉइंट ऑफ सेल। आगे चर्चा करेंगे अपन इस पर। क्लियर? तो अपने आज 4 स्कैनर हो गए, MICR हो गया अपना, OMR हो गया, OCR हो गया, ECR हो गया। कुछ और बचे हुए हैं अपने, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जैसे अपना BCR बचा हुआ है, QR बचा हुआ है, ये बहुत फेमस है अपने। और थोड़ी सी अपन चर्चा बायोमेट्रिक्स पे भी कर लेंगे अपन। और एक और बचा है वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ये 4 टॉपिक बचे हैं। तो स्कैनर का अपना 3rd पार्ट आएगा, ये 2nd पार्ट है, जिसमें अपन चर्चा इन चारों पे करेंगे। BCR, QR, बायोमेट्रिक्स और वॉइस स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, VSR। क्लियर? अभी इन टॉपिकों से 1, 2, 3, 4 इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हो, या बाद में पूछना चाहो वीडियो देखने के बाद, या जब भी आपको टाइम मिले पढ़ने के बाद, तो आप कमेंट के रूप में पूछ सकते हो। कभी भी कोई भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में जो आपको पढ़ा दिया गया है या जो आपको पढ़ाया जा रहा है, उसमें कभी कोई भी समस्या आती है, आप बिंदास होकर पूछ सकते हो। वैसे आपको सारी चीज़ें विद डिटेल में बताई जा रही हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाई जा रही हैं, कि ऐसा नहीं हो कि किसी के सिर से ऊपर निकल रहा हो, और ना ज़्यादा स्पीड है ना ज़्यादा स्लो है। क्लियर? तो चलिए आप इन 3-4 की तैयारी कीजिए, और नेक्स्ट क्लास ये आपको कल मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं कल। ओके, थैंक यू।